देखो आज ना हम एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या ट्रीटमेंट होगा एंजाइना पेक्टोरिस। अगर मान लो अगर एंजाइना से कोई ग्रस्त पेशेंट आपके पास आ जाए और आप डायग्नोज कर दें कि एंजाइना का ही पेशेंट है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो देखो मैंने इससे पहले 2 लेक्चर बना रखे हैं एंजाइना के ऊपर, जिसमें टोटल यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या क्लिनिकल फीचर है और क्या पैथोलॉजी है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लें। ठीक है, देखो मान लो अगर कोई भी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। मान लो कोई भी एंजाइना का पेशेंट आपके पास आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आप नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये आप उसे देंगे। तो देखो इसका काम क्या होता है। जैसे मान लो सपोज आपने किसी को नाइट्रोग्लिसरीन दे दी या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो तुम्हारी ये आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, यानी कि ये नैरो हो रखी है कैलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। अब मान लो ये थोड़ा सा ये रह गया है यानी कि ब्लड निकलने के लिए, तो इसका काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब मान लो ये डायलेट हो गई तो आराम से ब्लड निकलने लगेगा इसमें से। तो देखो अब नाइट्रोग्लिसरीन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, या तो हम सबलिंगुअल यूज़ करें या आईवी इन्फ्यूजन के रूप में। अब देख लो मान लो सपोज आपने सबलिंगुअल दी, लेकिन सबलिंगुअल देने के बाद अगर कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, मान लो उसके पेन से उसे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे देंगे 20 माइक्रोग्राम। लेकिन देखो अगर आपने आईवी इन्फ्यूजन दिया है तो आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसकी हार्ट रेट मतलब 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो सिस्टोलिक बीपी है उसका 100 से कम नहीं जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपने आईवी इन्फ्यूजन के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन को दिया है। अब ये सबलिंगुअल क्या है, यानी कि आप ना जीवान के नीचे से रख देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को। देखो नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट मार्केट में अलग अलग नाम से मिलेगा, ब्रांड नाम से। ये मैंने इसका कंपोजिशन बता रखा है, ठीक है, तो आप देख लेना किस ब्रांड नाम से मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, बीटा ब्लॉकर्स। अब देखो बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है, थोड़ा सा समझ लो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये मिड ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम और ये मेडुला। तो इसका काम क्या होता है ब्रेन का, जैसे मान लो तुम्हारे हार्ट की गति धीमी हो गई या तेज हो गई, तो ये हाइपोथैलेमस है और ये थैलेमस। थैलेमस से सिग्नल आएगा और ये क्या करता है, इससे 2 निकलते हैं, एक तो सिंपैथेटिक होता है और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस पे काम करता है, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और इन पे रिसेप्टर पे काम करके करता है हार्ट की गति को बढ़ा देता है। तो हम क्या करें, बीटा ब्लॉकर का यूज करके, यानी कि जो उसके ब्लॉक रिसेप्टर हैं बीटा 1 बीटा 2, तो इससे हम ब्लॉक कर दें, तो कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे हम, जैसे एटिनोलोल कर सकते हैं, मेटोप्रोलोल कर सकते हैं और नेबिनोलोल। इनका काम क्या होता है, ये तुम्हारे हार्ट रेट को कम कर देगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगी। अब देखो जैसे सपोज मान लो तुम्हें पेन कब होगा एंजाइना का, जैसे एक्सर्शन के दौरान। सपोज मान लो जैसे आप कभी काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं चढ़ रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगी, ब्लड ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होगी। लेकिन क्या हो रखा है, तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, तो ब्लड इतना नहीं पहुंच पाएगा। तो हम क्या करें, यानी कि एक्सर्शन के दौरान उसकी हार्ट की गति ना बढ़े, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, तुम्हारे जैसे आप काम कर रहे हैं तब भी तुम्हारे हार्ट की गति नहीं बढ़ेगी, और जब गति नहीं बढ़ेगी तो ना ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होगी और ना ब्लड की ज़्यादा जरूरत होगी। लेकिन अगर आपने बीटा ब्लॉकर यूज किया है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अब वो पेशेंट जो हो अस्थमा का पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने बीटा ब्लॉकर अस्थमा के पेशेंट को दे दिया तो इसका काम क्या होता है, एक तो हार्ट रेट को धीमा करती है, साथ में तुम्हारे जो ब्रोंकोस्पाज्म करती है ये, ठीक है, ब्रोंकस को तुम्हारे क्या करेगी, बंद कर देगी, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। तो इसलिए आपको अस्थमा के पेशेंट में इसे यूज नहीं करना है, और एक रेनॉइड फिनोमेना में आपको इसे यूज नहीं करना है। तो अब आपको हार्ट की गति धीमी करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं आप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 2 होते हैं। देखो
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो होते हैं, एक तो DHP होता है यानी डाईहाइड्रोपायरेजिन, और होता है नॉन DHP, नॉन डाईहाइड्रोपायरेजिन। तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट करती है, और ये नॉन DHP जो होती है, ये इसका काम होता है तुम्हारे हार्ट रेट को धीमा करना। तो इसमें आप बेरापामिल यूज कर सकते हैं या डेल्टिएजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम कैसे करता है। जैसे सपोज मान लो कोई एक तुम्हारी सेल है, ये हार्ट की मैंने सेल बना रखी है, ठीक है, तो यहां से कोई इंपल्स आया मान लो, ठीक है, और सोडियम तुम्हारे इसमें एंटर कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, पोटेशियम क्या करेगा, इसको रोक लेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले को करंट को बनाए रखने के लिए कैल्शियम, यानी कि इस करंट को बनाए रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, यानी कैल्शियम एंटर करता है इसके अंदर। तो अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो करंट बन नहीं पाएगा और इससे कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा उसका। तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। ये क्या करती है, हार्ट रेट को धीमा करती है तुम्हारी, ठीक। आपने जैसे कोई भी जो पेशेंट है और स्मोकिंग कर रहा है तो उससे बोलना है कि पूरी तरह से आपको स्मोकिंग बंद कर देनी है, क्योंकि ये क्या करता है, स्मोकिंग एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देता है। लाइफस्टाइल है, आपको उसे चेंज करना है। सपोज मान लो आप बैठ के काम करते हैं तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज कर देना है। डाइट, यानी कि डाइट में आपको क्या क्या चीज़ नहीं खानी है। जैसे रेड मांस है, रेड मांस समझ रहे हो, ऐसे कोई भी स्तन्य प्राणी यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनके मांस को नहीं खाना। देखो सीधी भाषा में समझो, क्या जो भी यानी कि दूध अपने स्तन से पिलाती है तो वो नहीं उनका मांस नहीं खाना है। जैसे भेड़ है, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, इसका मांस नहीं खाना आपको। और पनीर नहीं खाना है आपके लिए बिल्कुल भी। और जो अंडा होता है उसका जो पीला वाला भाग होता है उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको वो नहीं खाना बिल्कुल भी। साथ में ऐसी कोई भी तली हुई चीज़ें जिसके अंदर, देखो जैसे मान लो फैट है, और जैसे कोई भी ऐसे मान लो अखरोट आपने यूज़ किया या बादाम यूज़ किया करा, तो इसका जो तेल होता है वो जम जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है जिसका तेल जम जाए, तो ठीक है। और आपको डेली एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। मान लो जैसे आप 5 किलोमीटर लगभग चलें दिन में, लगभग कम से कम सुबह में। अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो उसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अब देखो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा लेक्चर है खुद में, यानी कि तो हम जब डायबिटीज़ पढ़ाएंगे तो कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं हम डायबिटीज़ में वो बताएंगे, ठीक है। और जो लिपिड का लेवल है मान लो, तो उसे आपको कंट्रोल करना है। तो लिपिड में क्या क्या होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपको क्या करना है, इसको कम करना है, इसको कम करना है, इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है। तो देखो इसके लिए कोई ड्रग्स होती हैं, जैसे स्टेटिन जिसके आगे लगा होता है, देखो ये दिख रहा है, ये स्टेटिन यानी कि एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन। तो आपको ये ड्रग्स यूज़ करनी है। ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई प्लेटलेट्स इसमें कम हो रखी है उस वाले पेशेंट को नहीं देनी है, ठीक है। अगर एनेमिक पेशेंट है तो आयरन की टैबलेट देंगे हम, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है। लेकिन आयरन की टैबलेट को देते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप दूध के साथ आयरन की टैबलेट यूज़ नहीं करेंगे, या खाना खाते वक्त उससे, यानी जैसे खाना खाया और हाथ के हाथ यूज़ कर ली, ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है आयरन का। और अगर थायराइड का कोई पेशेंट है तो थायराइड का ट्रीटमेंट देंगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंजाइना का आज लेक्चर समाप्त हो गया। अब हम अनस्टेबल एंजाइना पढ़ेंगे जिसमें पेन खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।